हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 70 से लेके 75 तक के बारे में, धारा 70 से लेके 75 तक के बारे में। और इसी के साथ ही ये इस पार्ट थर्ड का जो ऑफ पनिशमेंट है, इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसीलिए ही मैंने इस वीडियो में कुछ एनिमेटेड एग्जाम्पल डाल दिए हैं जो कि देखने में अच्छा लगे और समझने में भी ज़्यादा बेहतर हो। तो आइए इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 70। तो सेक्शन 70 क्या बात करता है? फाइन लिविड विद इन 6 ईयर और ड्यूरिंग इम्प्रीजमेंट डेथ नॉट डिस्चार्ज प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइबिलिटी। इसका मतलब यह है जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान वसूल किया जाना मृत्यु संपत्ति को दायित्वों से उन्मुक्त नहीं करती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द फाइन ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ रिमेन्स अनपेड लिविड एट एनी टाइम विद इन 6 ईयर after the passing of sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a long period of 6 years, then at any time previous to the expiration of that period and the death of offender does not discharge from the liability any property which would after his death legally liable for his death। इसमें यह बताया गया है कि अपराधी को ऐसे अपराध की सजा जो 6 वर्ष तक के लंबे समय तक के लिए दी गई है इस संहिता के अनुसार, तब सजा के खत्म होने तक यदि अपराधी की मृत्यु भी हो जाती है तब भी वह कोर्ट उसके संपत्ति जिसका दायित्व है जुर्माना को चुकाना, उसको बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकती है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। वहीं रुक जा रागा, तू मेरे कैफे में क्यों आया है? आज मैं तुझसे उस दिन हुए अपने बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ। देख रागा, अभी धंधे का टाइम है, अभी तू निकल यहाँ से। जो भी करना है शाम को करते हैं, मिल तू मुझसे शाम को। नहीं, तो तू नहीं मानेगा। यही इसी वक्त आखिर अभी मैं तुझे भी तोड़ूंगा और तेरे कैफे को भी तोड़ूंगा। जो तूने सोचा नहीं होगा। छोड़ दो रागा, तुम मुझे मार के बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये ले, आज देख मेरी गलती तू। अब तू मुझे कभी भूल नहीं पाएगा। ये ले, तेरी पिटाई तो पूरी हो गई है, अब तेरी कैफे की भी पिटाई होगी। ये ले, मैं तो आज इसे भी तोड़ दूंगा। देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। तुमने मुझे भी मारा, मेरा कैफे भी तोड़ा। मैं तो तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा। ओए, तूने क्या बोला? याद रख, मैं किसी से नहीं डरता। जहाँ जाना है जा सकता है तू। और सुन, अभी तो मैं जा रहा हूँ। आगे से अगर मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा तेरा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं जीवन लाल बोल रहा हूँ। रागा यहाँ आया था, उसने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया और मेरे कैफे को भी तोड़ दिया। अरे जीवनलाल, तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? बताओ कहाँ है रागा? अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए और देखिए उस शैतान ने मेरा क्या हालत बना दिया है। चल तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन और वहाँ चल के रिपोर्ट लिखवा। उस रागा को तुम्हें घसीटते हुए कोर्ट ले जाऊंगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, चलो। अब तू घर जा आराम से। आगे का काम मैं देखता हूँ और तुझे बताता हूँ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप उस रागा को छोड़ना मत। तू इसकी फिक्र मत कर, उसकी तो मैं हालत बुरी कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रोहन, तू रागा का ही लड़का है ना? हाँ बताओ इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? आज से 5.5 साल पहले तेरे बाप ने एक आदमी जिसका नाम जीवनलाल है उसे मारा था और उसके कैफे को तोड़ा था, जिसका सजा उसे 6 साल का जेल और कुछ जुर्माना हुआ था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? हुआ ये है कि तेरा बाप तो जुर्माना चुकाने से पहले ही मर गया, 6 साल के अंदर ही। हाँ तो वो तो मुझे भी पता है, तो मैं क्या करूँ? तो तू ये कर कि वो जो साइकिल तेरे बाप की थी वो लाके मुझे दे और मैं उसे बेच के कानून का पैसा वसूल करूंगा। ऐसे कैसे मैं अपनी साइकिल आपको दे दूं? तो अगर तू नहीं देगा तो मैं तेरे घर से उठा के ले आऊंगा, क्योंकि कानून यही कहता है कि अगर अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जायदाद या फिर उसके किसी भी संपत्ति को बेच के पैसा वसूल कर लिया जाए। तो तू भी अब मेरा दिमाग मत खराब कर ज्यादा और जाके अपने बाप की साइकिल लेके आ। अब ऐसा बात है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो ले लो मेरी साइकिल भी। हाँ चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, दे देना मुझे। ठीक है, चलो। तो जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कानून किस प्रकार अपराधी के मृत्यु के बाद भी उसका प्रॉपर्टी जो कि कानूनी रूप से उसका है उसको बेच के क्या करती है, अपने जुर्माना का रकम वसूल कर लेती है। उसके साइकिल को बेच के अपने जुर्माना का रकम वसूल कर लेती है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना सेक्शन 71। तो सेक्शन 71 क्या बात करता है? लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेज मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेज। इसका मतलब है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध का सजा या फिर दंड। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Where anything which is an offense is made up of part itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such his offenses unless it be so expressly provided. Whether anything is an offense falling within two or more separate definitions of any law enforced for the time being by which the offenders are defined and punished are where several acts of which one or more than one by itself or themselves constitute an offenses constitute when combined
or different offences, the offender shall not be punished with a more several punishment that the court which tries him could awarded any of such offences. इसका मतलब है जहाँ कोई भी चीज़ जो अपराध की श्रेणी में आता है और वह अपराध कई अपराधों से मिलकर बना है और उसके सभी आपराधिक गतिविधियाँ खुद में एक अपराध है, और फिर बता रहा है जहाँ कोई भी चीज़ दो अथवा दो से ज़्यादा विधियों में अपराध बताया गया है उस समय पर, तब उस कई अपराधों में से एक के लिए ही दंड होगा। और यदि किसी अपराधों को मिलकर किए गए कार्य जो खुद में एक अपराध है, फिर भी अपराधी को एक से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकता है और अदालत उसे किसी एक अपराध का ही सज़ा दे सकती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो कि अपराधी है, वो क्या करता है कि किसी बस स्टैंड में जाता है और बस स्टैंड में जाके एक बम लगा देता है और कुछ देर बाद बम फट जाता है और उस बम के फटने की वजह से लगभग 10 लोगों की जान चली जाती है और 20 लोग घायल हो जाते हैं और वो बाद में क्या होता है कि पकड़ा जाता है। तो इस केस में क्या होगा, इसमें उसने कई अपराध किए हैं। पहला अपराध तो है कि ऐसे एक्सप्लोसिव को साथ में लेके घूमना, और दूसरा है इसको पब्लिक प्लेस में ऐसे रखना और बम लगाना, तीसरा है 10 लोगों की जान लेना, और चौथा अपराध है इसका 20 लोगों को घायल करना। तो इस केस में क्या होगा कि वो 10 लोग का जान ले रहा है, तो अपने कानून में है कि एक लोग का भी जान लेने पे या तो मृत्युदंड की सजा हो सकती है या फिर आजीवन कारावास, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे इसने एक नहीं 10 लोगों का जान लिया है, तो भी इसको क्या होगा कि 10 बार तो एक आदमी के लाइफ में हो नहीं सकता है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर डेथ इम्प्रिजमेंट। तो इस केस में क्या होगा कि इन सब के लिए उसे एक अपराध के लिए ही सजा दिया जाएगा, क्योंकि जिस अपराध को करने के लिए सबसे हार्ड सबसे हेवी सजा दिया जा रहा है उसको ही वो 10 बार कर रहा है, तो भी क्या होगा, एक बार ही मिलेगा। अगले सेक्शन पे आते हैं। तो अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 72 धारा 72। तो धारा 72 क्या बात करता है, पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टैंडिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। इसका मतलब है कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द केस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज स्पेसिफाइड इन द जजमेंट बट दैट इज डाउटफुल ऑफ विच ऑफ दिस ऑफेंसेज ही इज गिल्टी, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस फॉर विच द लोएस्ट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इफ द सेम पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। इसमें बताया गया है कि वैसे केसेज में जहाँ पे कई अपराधों को मिलकर अपराध किया गया है, कई अपराधों को अंजाम दिया गया है, लेकिन सजा उसे एक स्पेशल अपराध उसी में से है उसके लिए दिया जा रहा है, लेकिन उसका सजा तो जो दिया गया है, उसका जो जजमेंट दिया गया है वो डाउटफुल है, संदेहास्पद है कि उस जिस चीज़ के लिए उसको सजा दिया जा रहा है एक्चुअल में उसका उतना ही अपराध है या फिर दूसरा कोई अपराध है, तो इसको कहेंगे डाउटफुल जजमेंट। और इसमें यह भी बताया गया है कि जिस अपराध की सजा कम होगी उसी अपराध का सजा उस अपराधी को दिया जाएगा 72 के अंदर। और यह जरूरी नहीं है कि एक केस में अगर कोई फैसला आ गया तो फिर उसी को आधार मान के दूसरे केस में सजा अलग भी हो सकता है, सबके लिए समान नहीं होगा। इसको और अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अरे राजू, ये क्या हम बीच पे खेलेंगे क्या? हाँ मेरे भाई, आज हम लोग बीच पे ही खेलेंगे। वो तो अच्छा है कि हमारी और तुम्हारी दोस्ती हो गई उस झगड़े के बाद, नहीं तो हम साथ खेल नहीं रहे होते अभी। ये बेवकूफ़ अभी समझ नहीं रहा मैं इसे यहाँ क्यों लाया हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें तैरना आता है? नहीं यार, मुझे तो तैरना नहीं आता। चलो आज फिर मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। ना, मुझे तैरना वरना नहीं सीखना भाई, मैं डूब जाऊंगा तो। अरे कुछ नहीं होगा, तू डरता क्यों है, मैं हूं ना। चलो फिर चलते हैं तैरने। देखो मैं कैसे तैर रहा हूँ, तुम भी आओ। अरे तुम मुझे धक्का क्यों दे रहे हो पानी में? ताकि तू डूब के मर सके और मेरी दुश्मनी खत्म हो सके, सबको यही लगे कि तू पानी में खुद ब खुद डूब के मर गया है। अरे इसे तो मैंने डुबो दिया पानी में, अब निकलता हूँ यहाँ से, कोई देख न ले, मेरी दुश्मनी तो खत्म। अरे रागा, मैं तो बस अपने घर जा रहा था, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही टहलने आया था। चलो ठीक है, फिर मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे ये तो बाबर खान है, लगता है इसे किसी ने पानी में डुबो के मार डाला है। अरे रास्ते में तो मैंने राजू को जाते देखा था, ऐसा तो नहीं है कि राजू ने अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते बाबर को मार डाला है? चलो जो भी हो, मैं तो पुलिस को कॉल करता हूँ और सब कुछ बताता हूँ। हेलो पुलिस वाले भाई साहब, यहाँ मैं बीच पे से बोल रहा हूँ। यहाँ बाबर खान की लाश पड़ी है और पता नहीं उसे किसी ने पानी में डुबो के मार दिया है या फिर वो खुद ही मर गया है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। अगर राजू ने जानबूझ के ये सब किया होगा तो उसे तो मैं सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। अरे मेरा बना बनाया खेल ये रागा ना बिगाड़ दे, कहीं पुलिस को न बताते। अच्छा कोई नहीं, मैं पुलिस से कह दूंगा कि वो खुद ही खेल रहा था और लहरें आई और डूब के मर गया वो। पता नहीं और किन किन लोगों ने इस बाबर के साथ मुझे देखा होगा। करने को तो मैंने कर दिया, लेकिन लगता है अब फंस ही जाऊंगा। चलो जो भी है देखा जाएगा।
तो जैसा कि हम लोगों ने इस स्टोरी में देखा कि किस तरह से राजू को जो है हत्या तो यहाँ पे हुआ है, उसने हत्या किया है, फिर भी सबूत और गवाह परफेक्ट नहीं मिलने की वजह से राजू को मर्डर के लिए नहीं, कल्पेबल होमिसाइड के लिए, मतलब मानव वध के लिए, जो कि दंडनीय अपराध वो भी है लेकिन उसमें कम सजा होता है, तो उसके लिए 10 साल की सजा ही मिलती है। तो इसमें इतना ही बताया गया है 72 में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का सेक्शन 73। तो सेक्शन 73 हम लोग का क्या है, वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इसका मतलब होता है एकांत परिरोध या फिर एकांत कारावास। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। Whenever any person is convicted of an offense for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence ordered solitary confinement for any person or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months of gaol, according to the following scale। ये सजा उन अपराधियों को मिलता है जिनको कोर्ट को ये पावर होता है कि जिन्हें इम्प्रीजमेंट, रिगरस इम्प्रीजमेंट की सजा सुना दी जाए, रिगरस इम्प्रीजमेंट की सजा उन्हें दे दी जाए वैसे अपराधियों को, और उनके सजा के दरमियान किसी भी टाइम पे उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज सकती है कोर्ट। तो पहले ये देखते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता क्या है और इसे क्यों देती है कोर्ट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वैसा जेल होता है, वैसा कारावास होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी, मतलब एक बड़ा सा कमरा होता है जिसके अंदर न लाइट, हवा, कुछ भी नहीं आने का जगह होता है। सिर्फ 2 टाइम उसको खाना दे दिया जाता है, बाकी लाइट का दर्शन भी नहीं होता है, न आसपास में कोई इंसान, कुछ भी नहीं, एकदम ब्लैंक। और इसकी सजा वैसे अपराधियों को दिया जाता है जो पहले से तो बहुत बड़ा अपराध करके आए ही होते हैं कि उसको रिगरस पनिशमेंट मिला होता है, रिगरस इम्प्रिजमेंट मिला होता है, लेकिन वो जेल के अंदर भी जाके नहीं सुधरते हैं, वहां भी जाके और प्रिजनर्स के साथ मारपीट करते हैं या फिर तस्करी करते हैं या और पुलिस वालों के साथ कुछ भी करते हैं, जेल स्टाफ के साथ झगड़ा लड़ाई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाता है, एकांत परिरोध में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको रखा जाता है कि वो वहाँ पे सुधर सके। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इमेज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का, और इसमें यह भी बताया गया है कि 1 साल में, अगर 1 साल का रिगरस इम्प्रिजमेंट है तो उसके अंदर बस 3 महीने का ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है, एकांत परिरोध दिया जा सकता है। तो यहीं से ये सवाल आता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को जो भी अपराधी हो या फिर कोई भी आदमी है, उसको अगर 3 महीने तक ऐसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया एक बार, तो क्या होगा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसी की वजह से इसका कुछ पैमाना बनाया गया है कि किस तरह से दिया जाएगा। तो जैसे यदि किसी इंसान का, किसी अपराधी का सजा 6 महीने तक का इम्प्रिजमेंट है, रिगरस इम्प्रिजमेंट, तो उसे मैक्सिमम 1 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध मिल सकता है। दूसरा है, यदि किसी अपराधी का सजा 6 महीने से 1 साल तक का है तो उसे मैक्सिमम 2 महीने तक का एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है। और तीसरा है, यदि 1 साल या फिर उससे ऊपर का होता है तो उस केस में क्या होगा कि उसे 3 महीने तक का एकांत परिरोध, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। तो इसका यही पैमाना है देने का। लेकिन यहीं से सवाल आता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को 1 महीने के लिए भी अगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया गया, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सनलाइट बिल्कुल भी नहीं जाता है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए इसका एक स्केल दिया गया है, वो हम लोग को कौन से सेक्शन में बताया गया है, अगले सेक्शन में, सेक्शन 74 में, उसको देखते हैं। सेक्शन 74, धारा 74, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत कारावास की अवधि या फिर एकांत परिरोध की अवधि। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In executing condition of solitary confinement, such confinement shall in no case exceed between 14 days, time which interval between the period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any one of month of whole imprisonment awarded with interval between the period of solitary confinement of not less duration than such period। इसमें बताया गया है कि यदि किसी भी इंसान को, जिसको कोर्ट को ये पावर है कि उसको रिगरस पनिशमेंट दे सके, तो उस केस में क्या होगा कि तभी कोर्ट के पास ये भी पावर होगा कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया जाए। तो इसकी अवधि के बारे में इसमें बात कर रहा है। तो इसकी अवधि कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का ही एक बार में दिया जा सकता है, और जितने दिन का दिया जाएगा फिर उतने दिन का ही गैप भी दिया जाएगा। और दूसरा बात इसमें ये बताता है, यदि 1 साल का रिगरस या फिर 1 साल से ज़्यादा का रिगरस पनिशमेंट मिला है और 3 महीने का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध मिला है, तो इसमें क्या होगा कि केवल 7 दिन ही लगातार आपको या फिर किसी अपराधी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध में रखा जाएगा, फिर 7 दिन गैप दिया जाएगा, उसके बाद फिर 7 दिन रखा जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर 1 साल से कम का सजा है तो उसमें क्या होगा कि लगातार 14 दिन भी रखा जा सकता है, और फिर 14 दिन गैप दिया जाएगा, फिर अगले 14 दिन दिया जाएगा। और हमें पता ही है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मृत्यु ना हो जाए अपराधी की, क्योंकि उसको मृत्यु दंड की सजा नहीं मिली है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग का। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 75, धारा 75। तो धारा 75 में है इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 12 एंड 17 आफ्टर प्रीवियस कन्वेंशन।
पूर्व दोष के सिद्ध के पश्चात अध्याय 12 या 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन 2 पार्ट में दिया है, ए एंड बी। By a court in India of an offence punishable under chapter 12 and 17 of this code within imprisonment of either description for a term of 3 years or upward shall be guilty of any offence punishable under either of these chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offences to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। इसमें बताया गया है कतिपय अपराध के लिए वर्धित दंड। कतिपय अपराध वैसा अपराध होता है जो अपराध एक बार किया गया हो और सजा मिल जाए फिर भी लोग ना सुधरे, उसी अपराध को दोबारा करे, तो उसके लिए वर्धित दंड। मतलब इसमें यह बताया गया है कि चैप्टर 12 और 17 में जितना भी अपराध दिया गया है उन सब में क्या होता है कि जिनमें 3 साल तक का सजा अगर हुआ है अपराधी को और फिर भी वो बाहर आके उसी गलती को दोबारा करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि फिर से उसे 3 साल की ही सजा मिलेगी। इस केस में क्या होगा कि अगर फिर से वही अपराध करता है, नहीं सुधरता है, तो इस केस में क्या होगा कि उसको 10 साल या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, मैक्सिमम 10 साल, मिनिमम 10 साल तक की सजा या फिर मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक की सजा हो सकती है। तो इन अपराधों में आता है जैसे घूसखोरी वगैरह का अपराध, ये नेता लोग पे लगता है या फिर ऑफिशियल लोग पे जो प्राइवेट कंपनी में है। एक बार तो घूसखोरी में पकड़े गए हैं, एक बार तो मिसचीफ करने में पकड़े गए हैं, एक बार धोखा देने में पकड़े गए हैं, फिर भी उसी अपराध को दोबारा कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा कि उन्हें वर्धित दंड मिलेगा, मतलब इनहेंस पनिशमेंट, 10 साल या फिर उम्र कैद तक का सजा मिल सकता है। तो इसी के साथ ही इस लेक्चर का समाप्ति आज होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।